द लर्निंग पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर समांतर श्रेणी के बारे में कुछ सीखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। पहले की वीडियोज़ में मैंने पेजेस के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जो मैं अपने क्लास में शूट कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि मैं व्हाइट बोर्ड के माध्यम से आप तक अपनी जानकारियों को साझा करूँ और इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जो भी फैक्ट्स होते हैं, जो भी इसके तथ्य होते हैं, उसको आपको समझाऊँ ताकि आप समांतर श्रेणी से आने वाले सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकें और अच्छे से इसका सॉल्यूशन निकाल सकें। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो आपका टर्म है समांतर श्रेणी, यानी इंग्लिश में अगर बोले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसके बारे में सीखते हैं। देखिए आप यहाँ पर इस वर्ड को अंडरलाइन कीजिए और समझिए कि ये श्रेणी क्या होती है। अगर हम इस श्रेणी को सबसे पहले समझना शुरू करें तो देखिए इसका डेफिनेशन मैं लिखता हूँ। ऐसा अनुक्रम, ध्यान रखिए, ऐसा अनुक्रम जो किसी निश्चित, ध्यान रखिए, ऐसा अनुक्रम जो किसी निश्चित नियम का पालन करता है। ध्यान दीजिए, ऐसा अनुक्रम जो किसी निश्चित नियम का पालन करता है श्रेणी कहलाता है। आप ध्यान रखिएगा, अनुक्रम, यहाँ पर एक वर्ड है अनुक्रम। इसे भी आपको समझने में बहुत सारी कठिनाइयाँ हुई होंगी, मैं उसको क्लियर कर रहा हूँ। श्रेणी का मतलब होता है, यानी प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि ऐसा अनुक्रम जो किसी निश्चित नियम का पालन करता है। निश्चित नियम क्या होते हैं इसको मैं हम लोग आगे वीडियोज़ में देखेंगे। पहले इसको आप समझिए कि ऐसा अनुक्रम जो किसी निश्चित नियम का पालन करता है श्रेणी कहलाता है या श्रेणी कहलाती है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। अब देखिए ये एक वर्ड है अनुक्रम। पहले अनुक्रम को समझ लेते हैं। अनुक्रम क्या होता है? अनुक्रम का अगर हम इंग्लिश देखें तो सीक्वेंस होता है। श्रेणी की अगर इंग्लिश की बात करें तो प्रोग्रेशन होता है। अब ध्यान रखिएगा, चैप्टर भी हम लोग पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अनुक्रम सीक्वेंस क्या होता है, ध्यान रखिए, इसका डिफिनेशन हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि संख्याओं का वैसा समूह जो अपने पूर्व की संख्याओं का अनुकरण करता है। ध्यान रखिए, संख्याओं का वैसा समूह जो अपने पूर्व की संख्याओं का अनुकरण करता है, अनुक्रम कहलाता है। अनुक्रम कहलाता है। देखिए ध्यान से, अनुक्रम क्या होता है। अगर हम अनुक्रम की चर्चा करें, बीच बीच में गाड़ियों की आवाज़ जो आ रही है उसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि ये हम लोग का क्लासरूम फ्रंट पर है और ये मेन रोड है, तो ऐसे में इन सब जो गलतियाँ हो रही हैं इसको आप लोग माफ़ कीजिएगा। फोकस कीजिए इस पर जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। श्रेणी का मतलब होता है कि ऐसा अनुक्रम जो किसी निश्चित नियम का पालन करता है तो श्रेणी कहलाती है। अनुक्रम क्या होता है, तो संख्याओं का वैसा समूह जो अपने पूर्व की संख्याओं का अनुकरण करता है, अनुक्रम कहलाता है। अब इस श्रेणी और अनुक्रम के माध्यम से हम समांतर श्रेणी के डिफिनेशंस को देखेंगे। समांतर श्रेणी के डिफिनेशंस को अब हम समांतर श्रेणी के डिफिनेशंस को देख लेते हैं श्रेणी और अनुक्रम के माध्यम से। तो देखिए इसका डिफिनेशन अगर मैं लिखूं तो ये होगा कि वैसा अनुक्रम जिसमें प्रत्येक अगला पद
तो देखिए वैसा अनुक्रम जिसमें प्रत्येक अगला पद अपने पूर्व पद की बात करें तो पिछला पद, ध्यान रखिएगा पूर्व का मतलब पिछला, अपने पिछले पद में यानी पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए, अगर समांतर श्रेणी की डिफिनेशन की बात करें तो ऐसा अनुक्रम जिसमें प्रत्येक अगला पद, आप ध्यान रखिएगा अगला पद अपने पूर्व पद यानी पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है, तब हम उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी कहलाता है या कहलाती है, लिखिएगा समांतर श्रेणी कहलाती है, यहाँ पर भी चेंज कर लीजिएगा, जोड़ने से प्राप्त होती है। तो वैसा अनुक्रम जिसमें प्रत्येक अगला पद अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है समांतर श्रेणी कहलाती है। अभी आप ध्यान रखिए कि एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। अगर डिफिनेशन से आप क्लियर नहीं हुए होंगे तो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5 6 7 और ऐसे डॉट इनफाइनाइटली जा रहा है। तो अब आप यहाँ पर ध्यान रखिए, ये पिछला पद है, लेकिन किसके लिए ये पिछला पद है इसको भी आप देखिएगा। इस 2 के लिए ये पिछला पद है, अपने आप में ये पहला पद है, ध्यान रखिएगा अपने आप में ये पहला पद है, लेकिन अगर हम 2 की बात करें तो 2 के लिए पिछला पद है। अब देखिए 1 में +1 करने से 2 प्राप्त हुआ है, 2 में +1 करने से 3 प्राप्त हुआ है, 3 में +1 करने से 4 प्राप्त हुआ है, 4 में +1 करने से 5 प्राप्त हुआ है और 5 में +1 करने से 6, 6 में +1 करने से 7। यानी कि ये ऐसा अनुक्रम है, आप ध्यान रखिए, जिसमें प्रत्येक अगला पद, ये अगला पद होगा, प्रत्येक अगला पद अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर अगर हम निश्चित संख्या की बात करें तो आपका जो +1 है ये निश्चित संख्या हो जाएगी। अगर इससे भी आप क्लियर नहीं हुए तो हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए, अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे देखिए 2 4 6 8 10 12 डॉट कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप, ये जो 2 है, इस 2 में जब हम 2 ऐड कर रहे हैं तो 4 प्राप्त हो रहा है, 4 में 2 ऐड कर रहे हैं तो 6, 6 में 2 ऐड कर रहे हैं तो 8, 8 में 2 ऐड कर रहे हैं तो 10, 10 में 2 ऐड कर रहे हैं तो 12 प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पर अगर हम निश्चित संख्या की बात करें तो 2 है, ध्यान रखिए निश्चित संख्या की अगर हम बात करें तो 2 है, जो प्रत्येक पिछले पद में जोड़ने से हमें अगले पद की प्राप्ति कराता है। यानी कि अगर हम 4 की बात करें तो पिछला पद 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, 4 की अगर 6 की बात करें तो 6 का पिछला पद 4, अगर 4 में 2 जोड़ रहे हैं तो 6। तो जब भी आपको ऐसा मिले कि दूसरा और पहले पद का अंतर, दूसरा या और पहला यानी कि अगला और पिछले पद का अंतर अगर समान हो तो वो समांतर श्रेणी में अनुक्रम कहलाता है। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, आपके लेसन्स में इससे जुड़े हुए सवाल भी हैं। अब हम आगे समांतर श्रेणी के विभिन्न प्रकारों के बारे में चर्चा करते हैं, देखते हैं। आप एक बार फिर से देख लीजिए कि वैसा अनुक्रम जिसमें प्रत्येक अगला पद अपने पूर्व पद यानी पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। देखिए, अगर हम समांतर श्रेणी के भेदों की चर्चा करें या उसके बारे में सीखें तो आप ध्यान रखिएगा समांतर श्रेणी के 2 भेद होते हैं। पहला इसको शॉर्ट में यहाँ मैं लिख देता हूँ AP, ताकि समझने में और लिखने में आसानी हो। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन A इसके लिए और P इसके लिए शॉर्ट फॉर्म है समांतर श्रेणी का। तो देखिए, अगर समांतर श्रेणी के भेदों की बात करें तो 2 भेद होते हैं इनके। पहला होता है परिमित AP। परिमित AP का मतलब आप समझ लीजिएगा समांतर श्रेणी,
और दूसरा होता है अपरिमित एपी। देखिए दूसरा अगर हम भेद देखें तो उसका होता है अपरिमित एपी। अब देखिए आप ध्यान दीजिए यहाँ पर परिमित को अगर हम इंग्लिश में लिखें तो फाइनाइट होता है, यानी पहला एपी का प्रकार फाइनाइट एपी और अपरिमित यानी इनफाइनाइट एपी। अब समझते हैं कि परिमित एपी क्या है और अपरिमित एपी क्या है। परिमित एपी के बारे में अगर हम सीखें तो देखिए ये क्या होता है, वैसा एपी जिसमें पदों की संख्या, ध्यान रखिए, वैसा एपी जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो। परिमित एपी वैसी एपी जिसमें पदों की संख्या निश्चित है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, मान लीजिए आपके पास ऐसा एपी है तो इसे हम परिमित एपी कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसके पदों की संख्या निश्चित है। आप ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5, इस एपी में कुल 5 पद हैं, इससे ज़्यादा पद इसमें नहीं हैं। इस प्रकार के जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे जिसका पद निश्चित होगा उसे आप परिमित एपी समझिएगा और उससे ध्यान दीजिए इस डिफिनेशन का वहाँ पर प्रयोग कीजिएगा उसको पहचानने में। फिर अगर हम अपरिमित एपी की बात करें तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा कि वैसा एपी जिसमें पदों की संख्या अनिश्चित हो। ठीक परिमित का उल्टा होगा कि वैसा एपी जिसमें पदों की संख्या अनिश्चित हो अपरिमित एपी कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास है 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट। अब इसमें आप काउंट कीजिएगा तो देखिए आपके पास, आप काउंट करिए पदों की संख्या को 1 2 3 4 5 6, और ये इनफाइनाइटली कहाँ तक गया है इसका पता नहीं है। तो अगर ये निश्चित नहीं है यानी पदों की संख्या इसमें निश्चित नहीं है तब हम इसे अपरिमित एपी कहेंगे। आप क्लियर हो गए होंगे कि समांतर श्रेणी यानी एपी 2 प्रकार की होती हैं, पहला परिमित एपी, दूसरा अपरिमित एपी। परिमित एपी यानी वैसा एपी जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो, अपरिमित एपी जिसमें पदों की संख्या अनिश्चित हो। जैसे पदों की संख्या अनिश्चित। अब हम एपी के कुछ महत्वपूर्ण पदों के बारे में सीखते हैं, तथ्यों के बारे में सीखते हैं। कुछ पॉइंट्स आप नोट कीजिए। जैसे मैंने एक एपी का एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा, देखिए 3 6, एक एपी का एग्जाम्पल मैंने लिखा। आप इस एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए ये कोई एपी है। अब इस एपी में हम किसको क्या कहेंगे आप ये समझिए। देखिए ये जो पहला सदस्य है, इसे हम पहला पद कहते हैं। ध्यान रखिएगा आप, एपी का जो पहला सदस्य है उसे हम पहला पद कहते हैं। इसे T1 से सूचित किया जाता है। ध्यान रखिएगा T1, यहाँ पर T इसलिए यूज हुआ है क्योंकि पद का इंग्लिश टर्म होता है यानी टर्म 1। तो पहला सदस्य यानी इसको पहला पद कहा जाता है, इसे T1 से सूचित किया जाता है। अब हम दूसरे बिंदु पर चर्चा करते हैं। देखिए दूसरा बिंदु इसका क्या होता है कि आप जानते हैं कि एपी में प्रत्येक पिछले पद में कुछ निश्चित संख्या जोड़ने से अगला पद प्राप्त होता है। तो देखिए इसमें +3 किया गया है। आप ध्यान दीजिए यहाँ पर हर जगह +3 है, यानी कि अगर हम अगले पद और पिछले पद का अंतर ज्ञात करें तो निश्चित होगा। तो आप ध्यान रखिए कि अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद माइनस पिछला पद, ये सार्व अंतर कहलाता है। ये सार्व अंतर कहलाता है और इसे हम डी से सूचित करते हैं। जैसे इस एपी का अगर हम सार्व अंतर निकालें यानी डी निकालें तो आप ध्यान रखिए प्रत्येक अगले पद में से पिछले पद को घटाइएगा, जो आएगा वो सार्व अंतर होगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ 6 को लेकर चल रहा हूँ तो 6 - 3, देखिए यहाँ पर 3 होगा।
ये डी होगा। या फिर आप किसी भी पद को ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 15 को लेकर चलिए, 15 अगर डी निकालना है तो किसी भी एपी के किसी भी अगले पद में से पिछले पद को घटाकर आप डी निकाल सकते हैं। जैसे 15 और 15 का पिछला पद है 12, उसमें से मैंने 12 माइनस किया, देखिए यहाँ पर भी 3। कोई भी आप पद ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए आप 9 ले लीजिए, इसका देखिए यहाँ से भी डी निकलेगा। 9 ये अगला पद है और इसके लिए पिछला पद 6 है, तो 9 माइनस 6 यानी 3। तो अगले पद में से अगर आप पिछले पद को माइनस करेंगे तो जो भी संख्या प्राप्त होगी वो आपका सार्व अंतर कहलाएगा और उसे हम डी से सूचित करते हैं। डी का फॉर्मूला आप ऐसे भी नोट कर सकते हैं, T2 माइनस T1। ध्यान रखिएगा, टर्म 2 में से टर्म 1 को घटा देंगे। अब ये फॉर्मूला हर जगह लागू होगा और हर टर्म के लिए लागू होगा। जैसे कि आप T4 माइनस T3 कर सकते हैं, T5 माइनस T4 कर सकते हैं, यानी किसी भी अगले पद में से पिछले पद को घटाइएगा, जो संख्या प्राप्त होगी वो डी कहलाएगा। तो आप समझ गए कि किसी भी एपी में जो पहला सदस्य है उसको पहला पद कहते हैं, ये T1 से सूचित किया जाता है। अगला पद माइनस पिछला पद से हमें सार्वंतर मिलता है। अब हम देखिए, अब अगला पॉइंट हम देख लेते हैं कि एपी का ये जो पहला सदस्य उसे तो हम T1 कहते हैं, लेकिन आखिरी सदस्य को क्या कहते हैं, इसको आप समझिए। किसी भी एपी का जो आखिरी सदस्य होता है, अंतिम लिखकर चलते हैं, अंतिम सदस्य को n से सूचित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, अंतिम सदस्य को n से सूचित किया जाता है। ये जो अंतिम है इसको हम n से सूचित करते हैं, आप यहाँ नोट कर लीजिए, n से सूचित किया जाता है। और इसको निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है, आप ध्यान रखिएगा, an का मतलब है कि ये अंतिम या जो भी नंबर दिया गया है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 d। इसको आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर a जो है टर्म का काम करेगा, यानी ये पदों की संख्या को बताता है, और ये a जो है ये पहला पद कहलाता है। ठीक है, इसे आप t कहें या T1 कहें या a कहें, ये बराबर होता है n यानी जो पद आपसे पूछा जा रहा है, और d का मतलब होता है सार्व अंतर। d का मतलब सार्व अंतर। अब अगर हम इस फॉर्मूले पर किसी एपी का अंतिम पद निकालें तो कैसे निकलेगा, इसकी जानकारी हम अगले वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। वाइट बोर्ड यानी बोर्ड के माध्यम से पहली बार मैं कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर इस क्रम में मुझसे कोई गलती हो जाती है या हो गई हो तो आप उसको नज़रअंदाज कीजिएगा, क्योंकि ये मेरा पहला प्रयास है। कोशिश ये है कि अच्छी जानकारियों को आप तक साझा करूँ, अच्छे से समझा पाऊँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ऐसा लगा होगा कि हम इससे कुछ सीखें, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि औरों तक ये वीडियो पहुँचे और छात्रों का भी भला हो सके और मुझे भी एक सपोर्ट मिले, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। ये हमें पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करता है। अगली वीडियोज़ में हम एपी से जुड़े सवालों के बारे में देखेंगे, उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे और उसका सॉल्यूशन मैं दूंगा। चैप्टर वाइज सॉल्यूशन आपको मिलता रहेगा। बस आप सपोर्ट करते रहिए, अपना प्रेम बनाते रहिए। तब तक के लिए आप सब